Good morning, my dear students. Welcome to Competitive Edge by Super 30 Adda. Today, we are going to discuss about the history of banking. कहाँ से बैंकिंग इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट आया और ये कैसे स्टार्टिंग के टाइम से और अभी तक चल रहा है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसने हमारी इकोनॉमी को कैसे ग्रो किया और हमारे इंडिया में जो एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है उसको कैसे सपोर्ट किया। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये बैंकिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, उसके लिए मैं आपको ले चलता हूं एक छोटी सी कहानी के साथ। एक मेरे प्रिय फ्रेंड जिनका नाम था सुखी लाला। क्या नाम था? सुखी लाला। आप लोग ने मदर इंडिया फिल्म देखी होगी तो उसमें एक सुखी लाला थे, है ना। सुखी लाला जो है वो बहुत खुश रहते थे। क्यों? क्योंकि सुखी लाला का केवल एक ही सपना था कि उनको केवल पैसा इकट्ठा करना था। ठीक है, और वहीं पे एक हमारे किसान भाई थे जिनका कहते हैं कि थोड़े से वो चिंतित रहते थे। क्यों? क्योंकि वो मेहनत बहुत करना चाहते थे और उनके पास बहुत सारे आइडियाज़ थे कि मैं अपनी काम को कैसे आगे बढ़ा सकता हूँ। ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में बहुत थी और बहुत बस एक परेशानी उनके दिमाग में रहती थी कि अब भाई मेरे पास इतना बड़ा खेत है, मैं उस खेत को उसमें फर्टिलाइज़र कहाँ से लाऊंगा, उसमें मैं सीड्स कहाँ से लाऊंगा। ये सारी चीज़ें उनको थोड़ा सा परेशान करती थी। उसके लिए उनको लगता था मेरे पास कहीं से पैसे आ जाए। तभी एक व्यक्ति जो कि बहुत ही समझदार होशियार आपकी तरह, वो इधर देख रहा था। उसने इनको देखा, फिर इनको देखा और फिर कहा कि ये व्यक्ति जो है बहुत कुछ कर सकता है। हो सकता है कि ये अ, अपने खेत में कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दे, या आने वाले टाइम में इसकी यहाँ पे जो इसकी ज़मीन है वो बहुत अच्छी कह सकते हैं फर्टाइल ज़मीन है, तो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं प्रोडक्शन हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देख के इसके दिमाग में भी एक आइडिया आया कि ये सुखी लाला के पैसे यहाँ पे रखे हुए हैं। सुखी लाला ऐसे तो मानेगा नहीं, उसको हम एक बात बताते हैं उसके फायदे की। तो उसका नाम दे दिया उसने आई। तो आई क्या है? आप लोग मुझे लगता है कि समझ गए होंगे। इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट। ठीक है, अब सुखी लाला की तरफ देख के उसने कहा कि सुखी लाला जी, मैं आपको एक आई देता रहूंगा, इंटरेस्ट देता रहूंगा। आप अगर मेरे को 100 रुपए देंगे, और यहाँ मेरा आपका 100 रुपये बड़ा सुरक्षित है, मेरा जो रूम है वेल वेंटिलेटेड है, आप अपने पास रखेंगे। हो सकता है कि आपकी पैसे जो हैं वो ऐसी जगह पे हो जहाँ पे थोड़ी सी सीलन हो, ये हो, तो आपके पैसे मेरे पास सेफ रहेंगे और जब आप मांगेंगे मैं आपको लौटा दूंगा। तो सुखी लाला ने कहा कि अच्छा, लेकिन मुझे फायदा क्या है? उसने कहा सर, मैं आपको आई दूंगा। आई का मतलब है कि 5 रुपए प्रति माह, पर मंथ हम आपको देते रहेंगे और आप जब भी 100 रुपये मांगोगे हम आपको दे देंगे। अच्छा, तो उसने कहा भाई ठीक है, मंजूर है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमारा बहुत कम समय में पैसा ही पूरा हो जाएगा, है ना। तो 20 महीने में हमें पूरे हमारे 100 रुपये तो पूरे हो जाएंगे और 100 रुपये भी जो है मेरे बने रहेंगे। इससे बढ़िया बात क्या होती। फिर इसने इससे बात करी, हमारे किसान भाई से, कहा कि देखो तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, मैं तुम्हें पैसा देता हूँ, लेकिन उसके बिहाफ पे तुमको मुझे आई देना पड़ेगा, इंटरेस्ट, और वो रहेगा 10 रुपये प्रति माह। जस्ट टेंटेटिव है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि सुखी लाला के हिसाब से उससे ज़्यादा
ब्याज चाहिए होता है, तो उस हिसाब से, ठीक है। अब उसने कहा ठीक है 10 रुपये प्रति माह रहेगा, आई एम सॉरी ये 50 रुपये कर देते हैं इसको, और इसको 100 रुपये नहीं 10 रुपये प्रति माह करते हैं, ठीक है 100 रुपये लिया है, ठीक। अब उसने क्या किया कि 10 रुपये जो इसको मिले, उसने 5 रुपये में अपने खर्चे और अपने यहाँ जो एम्प्लॉयज मतलब जो वर्क करता है उससे निकालने शुरू किए, और जो 5 रुपये थे वो सुखी लाला को लौटा दिए, प्लस जो 5 रुपये थे वो सुखी लाला साहब को वापस दे दिए। तो इस तरीके से हमें ये समझ में आ गया कि बैंकिंग जो है, जो मिस्टर बैंक हैं, वो एक स्मार्ट एंटिटी है जो कि इकोनॉमी में जहां पैसे की कह सकते हैं सरप्लस है, वहां से पैसे को लेना, और जहां पैसे की रिक्वायरमेंट है जिससे हमारी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, तो वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो जिससे कि भाई हमारे फार्मर्स, हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनको जो बहुत मेहनत करके हमारी कंट्री को आगे बढ़ा सकते हैं, दे नीड फंड्स फॉर देयर बिजनेस, तो वो चीज़ें बैंक ने चैनलाइज करी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है बैंक का। इससे आपको ये भी पता चल गया कि बैंक के पास जो पैसा आता है एक्चुअली दैट कम्स फ्रॉम अस, फ्रॉम यू, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसी के साथ साथ एक अच्छी चीज बताता हूं। एक वर्ड आता है NDTL, ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है अगर हम बैंक में के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहते हैं। इसे बोलते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। इसका मतलब क्या है, बहुत आसानी से समझते हैं। बैंक के जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं, जो मेन कह सकते हैं कि प्रोडक्ट्स हैं, जो कि या सर्विसेज, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कह सकते हैं, VICES सर्विसेज, वो क्या है? आपने सुना होगा कि करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट ओपन कराता है, रिकरिंग अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट। इसका मतलब ये है कि करंट अकाउंट आपको पता है जिसे कहते हैं चालू जमा खाता, सेविंग अकाउंट जिसे कहते हैं बचत खाता, रिकरिंग अकाउंट जिसे कहते हैं आवर्ती जमा खाता, फिक्स्ड अकाउंट जिसे कहते हैं सावधि जमा खाता, ठीक है। तो ये जो अकाउंट्स हैं ये बैंक के मेजर प्रोडक्ट्स हैं। और ये जो कासा है, कासा को कहते हैं डिमांड लाइबिलिटीज। डिमांड लाइबिलिटीज इसलिए कहते हैं कि ऑन डिमांड इन अकाउंट्स में जो भी पैसा है कस्टमर बैंक से एनी टाइम विड्रॉ कर सकता है, ठीक है, ऑन डिमांड। इसलिए इसको बोलते हैं डिमांड लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी इसलिए क्योंकि बैंक के ऊपर, बैंक का मतलब ये दायित्व है कि वो आपको पैसा दे, ठीक है। इट्स बैंक हैज टू पे यू दिस मनी, इसलिए बैंक के ऊपर ये लाइबिलिटी होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात आती है रिकरिंग अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट, इनको बोलते हैं टाइम लाइबिलिटीज। टाइम लाइबिलिटीज, टाइम लाइबिलिटीज का मतलब एक फिक्स टाइम के लिए ये आपका जो पैसा है वो लॉक इन पीरियड के लिए बैंक के पास रहेगा, और उस फिक्स टाइम के बाद वो उसे रिलीज करेगा और उसको विद इंटरेस्ट आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। हर एक प्रोडक्ट की थोड़ी थोड़ी रिक्वायरमेंट होती है, वो हम अपनी स्लाइड में एंड में हमने कुछ टॉपिक्स रखे हैं जो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और आपको जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आगे के भी जो चैप्टर्स आएंगे उसमें इस पर्टिकुलर चीज़ का इस्तेमाल होगा
NDTL, ठीक है। जैसे हम RBI मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे तो उसमें ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जो आपको आनी चाहिए, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। अब नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का नेट अगर किसी चीज के ऊपर लग जाए तो उसका मतलब होता है उसमें जो भी प्लस माइनस करके उसकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, ठीक है। कितना पैसा आपने देना है, कितना पैसा लेना है, उसका एवरीथिंग कैलकुलेटेड होके एक फाइनल जो वैल्यू आती है उसके लिए हम नेट वैल्यू रखते हैं। डिमांड लायबिलिटीज एंड टाइम लायबिलिटीज, इस दोनों का सम, ठीक है। तो ये मेन प्रोडक्ट्स रहते हैं बैंक के जो कि बैंक इस्तेमाल करता है जिससे उसका जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो, ठीक। चलिए अब हम चलते हैं अपने पीपीटी की स्लाइड्स पे और लेट्स सी व्हाट वी हैव मेड फॉर यू टू नो फॉर योर बैंकिंग एग्जाम, ठीक है। चलिए साथ में इसको सीखते हैं। भाई फ्रॉम एंशियंट टाइम, मैंने आपको सुखी लाला के बारे में बताया। सुखी लाला, आपने मदर इंडिया फिल्म देखी होगी, कि देयर वाज नो रूल्स एंड रेगुलेशन। इसका मतलब है इट वाज अनऑर्गेनाइज्ड। सुखी लाला का मन करता था तो किसी किसान से ज्यादा पैसे ले लेता था एज एन इंटरेस्ट। सुखी लाला का मन करता था तो वो किसी किसान से उसके जमीन साइन करा लेता था छोटे से पैसे देके या कम पैसे देके, छोटी छोटी चीजों पे। तो ये साहूकार पहले हमारे यहाँ मनी लेंडर्स जो इंडिजीनियस बैंकर्स होते थे वो लेंडिंग करते थे और उनका कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता था। तो इसलिए हमारे कंट्री में, जो कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट नीड थी कि हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो करना है और अपने फार्मर्स को एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है। इनफैक्ट एनी पर्सन जो कि एक ऐसी रिक्वायरमेंट रखता है कि उसको फंड्स की ज़रूरत है और वो फंड्स एक लीगलाइज्ड वे में एक सिस्टम के थ्रू उसके पास जाएं और वो उस सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और ऑर्गेनाइजेशन हो, मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से, तो उसकी ज़रूरत पड़ी। तो धीरे धीरे बैंक्स के डेवलपमेंट होने लगे, ठीक है। एक एंटिटी बन गई जो कि एक स्टैंडर्ड और एक सिस्टम से काम करेगी, ठीक है। आगे देखते हैं। सेम चीज़ें हमारे पास, पहले आपके लिए एक जानने की ये बड़ी अच्छी होगी कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान का डेवलपमेंट हुआ, एस्टैब्लिशमेंट हुआ, और उसका पर्पस यही था कि जस्ट टू चैनलाइज फंड्स फॉर ट्रेड, फॉर अदर वेरियस पर्पसेस, फॉर द इकोनॉमी। फिर बिकॉज ऑफ देयर इट वाज न्यू, लॉट ऑफ थिंग्स वर नॉट एट सिस्टम, धीरे धीरे वो उसके चीज़ें जो हैं वो उतनी परफेक्ट नहीं चली एंड ही इट सीज्ड हिज वर्किंग एंड नाउ इट इज़ नो मोर एग्जिस्टिंग, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट बैंक जिसके बारे में हमने सुना है तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, वो कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ था, वेदर इट इज एग्जिस्टिंग और नॉट, ठीक है। हु हैव स्टैब्लिश्ड दिस, it was established by the Europeans and British. Next, moving ahead, प्रेसिडेंसी बैंक, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया में 1806 के अराउंड बैंक ऑफ बंगाल, फिर 1840 के अराउंड बैंक ऑफ बॉम्बे एंड 1843 के अराउंड बैंक ऑफ मद्रास, इनका स्टैब्लिशमेंट हुआ। एंड द रीज़न वाज, आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि ट्रेड जो है, हमारा जो ट्रेड है वो जनरली सी रूट्स के थ्रू पहले ट्रांसपोर्टेशन उसका रहता था, बिकॉज इट वाज इनफैक्ट इट इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो हमें ऐसी जगहों पे हुए जहाँ पे पोर्ट्स रहते थे, जिससे कि वो मनी मैनेजमेंट थोड़ा सा बेटर हो। फिर धीरे धीरे यही बैंक्स जो प्रेसिडेंसी बैंक्स के नाम से जाने जाते थे, आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि दी विच ऑल आर दी प्रेसिडेंसी बैंक, विच अमंग ऑफ द बैंक्स इज वाज नॉट प्रेसिडेंसी बैंक। किसी एक और मेट्रो सिटी को इसमें रख देते हैं, और या किसी एक ऐसे सिटी को रख देते हैं जिसमें आपको ऐसा मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन बन जाए कि भाई
कौन से प्रेसिडेंसी बैंक थे या नहीं थे। तो एग्जामिनर जो है वो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस रखता है जिसमें बच्चे की क्लैरिटी चेक हो, whether the the candidate is able to take the decision making correctly, because ultimately आपको अपनी लाइफ में डिसीजंस लेना सीखना है, ठीक है। these are just the mental exercises that we have to go through। एक हमारे अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए कि हमको अपनी चीज़ें जो हैं सिस्टमैटिक रखनी है, और अगर हम सिस्टम में हैं वी विल ऑटोमेटिकली गिव रिजल्ट्स, ठीक है। अपने आप डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, और इसीलिए ये मेंटल एक्सरसाइजेस पे आपको जज किया जाता है कि बैंक का पेपर मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश और ये हमारी जनरल अवेयरनेस पे चेक किया जाता है, ठीक। आगे देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको एपेक्स बैंक भी कहते हैं, द टॉप अथॉरिटी ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करने वाली हाईएस्ट अथॉरिटी है, ठीक है। और बैंकिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इट इज एक्चुअली द मेन सोर्स ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस, ओके। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस हमारे पास आरबीआई से आता है, मतलब बैंक से आता है, और आरबीआई उसका एक रेगुलेशन बॉडी है। अच्छा, इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्टैब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 1 अप्रैल 1935 पे स्टैब्लिशमेंट हुई, और स्टैब्लिशमेंट होने के बाद लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि भैया ये एस्टैब्लिशमेंट हो गया है इसका, जैसे 1 अप्रैल, और आप जानते हैं 1 अप्रैल को क्या मनाते हैं हम लोग, अप्रैल फूल तो इसलिए लोगों को विश्वास नहीं हुआ। जस्ट जोकिंग, आपको केवल याद रखने के लिए कि कौन सी डेट को आरबीआई की एस्टैब्लिशमेंट हुई, 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1935, ठीक है। अब उसके बाद नेशनलाइजेशन, फिर जो आरबीआई था वो नेशनलाइज हुआ अंडर द नेशनलाइजेशन एक्ट 1949। इसके फंक्शंस क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी, नेक्स्ट हम उस टॉपिक में इसमें बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें आपका एनडीटीएल वाला कॉन्सेप्ट आएगा, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज वाला, ठीक है। रेगुलेट्स बैंक, सारे बैंकिंग को रेगुलेट करता है। इश्यूज करेंसी एक्सेप्ट 1 रुपी नोट्स एंड कॉइन्स, एक्चुअली 1 रुपीज एंड नोट्स and coins are being minted and printed by government of India, okay, and rest the 1 rupee note, except 1 rupee notes, it's the RBI who circulates the currency in our country। अब आपके पास क्वेश्चन ये है कि भाई आपके पास घर में करेंसी नोट होगा तो आपको देखना है कि उसमें जो साइन होते हैं वो किसके होते हैं। अगर 1 रुपी का नोट मिलेगा तो उसमें देखिएगा, और 10 रुपी, 100 रुपी, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट पे कोई भी और नोट मिलेगा आप उस पे देखिएगा कि क्या साइन होते हैं, किसके साइन होते हैं, सॉरी, ठीक है। तो वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, बाकी हम नेक्स्ट उस सेशन में इसको कवर करेंगे। मेंटेन्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि मार्केट में देखिए क्या है कि अगर हम और आप स्टेबल हैं तो वी विल बी एबल टू डू अ बेटर गिव बेटर आउटपुट। तो स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, चाहे हमारे लिए हो चाहे मार्केट में। मार्केट का स्टेबिलिटी होने से मतलब ये है कि मार्केट में या हमारी इकोनॉमी में इस तरीके का लेवल मेंटेन हो कि ना इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़े, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, और एट द सेम टाइम हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहे, इन्फ्लेशन ज्यादा ना बढ़े और इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहे। बड़ी ही मतलब कह सकते हैं कि कम्बरसम सिचुएशन होती है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ के लिए मार्केट में मनी चाहिए, मनी फ्लो कराना पड़ता है,
भैया ग्रोथ करनी है तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन इन्फ्लेशन के लिए हमें मार्केट से पैसा विड्रॉ करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे प्राइस और डिमांड का कॉन्सेप्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लोगों के पास ज्यादा पैसा आया, दे विल स्पेंड मोर। ये एक कॉमन सी बात है। इफ यू हैव मनी इन योर पॉकेट यू विल स्पेंड मोर। तो ये हमारी डिमांड को जब बढ़ा देता है तो उसी के अकॉर्डिंगली प्राइस भी बढ़ जाते हैं, तो इन्फ्लेशन भी आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन आरबीआई के पास रहती है कि उसको टाइम टाइम पे कभी पैसे विड्रॉ करने पड़ते हैं मार्केट से, कभी मार्केट में पैसे इन्फ्यूज करने पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें आरबीआई के ऊपर रहती है, और टीम ऑफ आरबीआई एंड इट्स काउंसिल takes this decision and the major decision is being done by the RBI governor। तो आपको बताना है इस समय के आरबीआई के गवर्नर कौन है, मेरे कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखिए। एंड आपको ये भी बताना है कि वो कौन से नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं। और ये भी एक क्वेश्चन और ऐड कर लीजिए, उनका टेन्योर कितना होता है, the maximum tenure and eligibility for a person to become an RBI governor। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपनी स्लाइड पे वापस आते हैं। नाउ डेवलपमेंट ऑफ इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री। मैंने आपको बताया था कि देखिए बैंक्स तो स्टैब्लिश हो रहे थे, बट लोगों का ट्रस्ट बैंक पे लाना ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो गवर्नमेंट ने ये एक बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव लिया कि उन बैंकों को नेशनलाइज करने की कोशिश की, कि उनसे कहा कि भाई देखिए, पीपल आर पुटिंग ट्रस्ट ऑन यू, इफ वी विल नेशनलाइज यू, people will have more faith in you and they will put their money in your account with more trust। तो नेशनलाइजेशन का पर्पस यही था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग इंडस्ट्री की तरफ ट्रस्ट बढ़े। ठीक है, अब दूसरा एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना था, और तीसरा फाइनेंशियल इंक्लूजन, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें बैंकिंग इंडस्ट्री से जोड़ना था, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, हिंदी में बोलते हैं वित्तीय समावेशन। जैसे राइट टू एजुकेशन है, ये राइट टू बैंकिंग समझ लीजिए। ठीक है, दो फेज में हमारे नेशनलाइजेशन हुए थे। पहले 1969 में 14 मेजर बैंक्स, एंड सेकेंड फेज 1980 में हुआ था 6 मोर बैंक्स। तो टोटल हमारे 20 बैंक्स नेशनलाइज हुए थे उस समय। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि वो जो प्रेसिडेंसी बैंक थे वो कहाँ गए। प्रेसिडेंसी बैंक जो है वो 1921 में आपस में मर्ज होके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गए। और आपको जान के ये खुशी होगी, जो इस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारा 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1991 में देयर वाज अ फेज ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। हमने बैंकिंग इंडस्ट्री में देखी ग्रोथ देखी, और उसकी वजह से हमने अपने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अचीव करना शुरू किया। तो गवर्नमेंट और हमारी कंट्री में ये चीज आई कि व्हाई नॉट इंक्लूड more people into it, why not include foreign players into it, why not include प्राइवेट प्लेयर्स इनटू द बैंकिंग इंडस्ट्री। तो 1991 में काफी रिफॉर्म्स आए, तो मोर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वर अलाउड। ठीक है, जैसे आपने 3 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के बारे में बहुत अच्छा सुना होगा, HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक। तो ये क्वेश्चन क्लर्क और पीओ में आ जाता है कभी कभी कि HDFC का फुल फॉर्म क्या है। तो आपका आज का एक क्वेश्चन और बढ़ गया। आप अपने कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएंगे कि HDFC बैंक का फुल फॉर्म क्या है और ICICI बैंक का फुल फॉर्म क्या है, और आप देखेंगे कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया। आप कहेंगे सर
आप कैसे कह सकते हैं? देर हैज बीन अ पैटर्न कि these types of question generally comes in your exams, okay, because it creates some kind of it मतलब clarity. यहाँ हम चेक कर सकते हैं कि पहले आई, दूसरे आई और तीसरे आई में क्या है, ठीक है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ, बीसीसीआई। बीसीसीआई का फुल फॉर्म आप बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया या बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अब देखिए कितना कंफ्यूजन हो रहा है। तो ऐसी चीजें आपके एग्जाम में ज्यादा आती हैं, तो आपको भी इसके फुल फॉर्म बताने हैं और कमेंट सेक्शन पे आप लिखिए, तो जो भी हम लिखते हैं वो हमारे दिमाग में छप जाता है। तो प्लीज जरूर लिखिए, लिखा जरूर करिए। रीसेंट डेवलपमेंट्स इन दी बैंकिंग सेक्टर। भाई हमारे बैंकिंग सेक्टर में इस समय जो डेवलपमेंट हुए हैं, भाई इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, आजकल ग्लोबलाइजेशन, मतलब वी आर हैव रीच्ड 5G, तो हर कोई चीज ऐसी हो गई है कि हम घर बैठे ही हम चीजें कर सकते हैं। तो विदाउट गोइंग टू द ब्रांच, इफ यू आर डूइंग बैंकिंग, दिस इज डिजिटल बैंकिंग, ओके। इसमें ये मेजर मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, सिंपल आपको पता है, with the help of mobile if we do the banking, there is a specific method we use for mobile banking, we call it IMPS. IMPS means immediate payment systems, okay, IMPS। फिर हमारे पास यूपीआई आया है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आजकल यूपीआई तो एवरीवेयर, ठीक है, तुरंत स्कैन किया यूपीआई, ट्रांसफर। रूपे, रूपे इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ रुपीस के आगे से रू लिया गया है और पेमेंट के आगे से पे लिया गया, तो रूपे हैज कम फ्रॉम दिस। फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत तेजी से चल रहा है। जैसे सरकार ने 2014 में जन धन योजना स्टार्ट की थी। जन धन योजना ये थी कि टू गिव राइट ऑफ बैंकिंग टू एवरीवन। पहले बैंक में अकाउंट खुलवाना बड़ा, इट वाज अ वेरी टीडियस काइंड ऑफ अ सिस्टम, दैट लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एड्रेस प्रूफ। आज आप जाएंगे तो बैंक ऑन दीज थिंग्स हैव बीन रिलैक्स्ड। जैसे जन धन अकाउंट खोलने के लिए अगर आप टेम्परेरी आप अपना बता देते हैं कि हम यहाँ रखते हैं, तो बैंक आपको टाइम दे देगा, 1 ईयर के अंदर आप अपना आइडेंटिटी प्रूफ बना के उसमें जमा करें। टिल द टाइम विल गिव यू सम बैंकिंग, सम लेवल ऑफ बैंकिंग। फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम अकाउंट में 1 लाख से ऊपर बैलेंस नहीं हो सकता है, आप 10,000 से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते, बट यू विल हैव अ बैंकिंग राइट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जन धन अकाउंट प्रधानमंत्री जन धन योजना में था। इससे क्या हुआ कि रूरल, हमारी जो रूरल इकोनॉमी है वहां पे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो एटलीस्ट व्हेन दे विल कनेक्ट विद दिस योजना, दे विल गो एंड ट्राई टू मेक देयर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो बहुत अच्छा थॉटफुल स्टेप लिया है और आगे काफी बढ़ रहा है। अब क्या है स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर ये है कि हमें पता है सबसे ऊपर आरबीआई रहता है, उसके बाद हमारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं उसमें हमारे पास आ जाता है पब्लिक सेक्टर बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है थोड़ा सा आपको पता है कि इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट कस्टमर बेस बैंक, जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ हमारे इंडियन कस्टमर्स हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करें, इनके नाम आपने सुने हैं। फॉरेन बैंक्स, विदेशी बैंक जो इंडिया में वर्क कर रहे हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, एचएसबीसी, और भी बहुत सारे बैंक्स हैं, आप नाम उनके ढूंढ सकते हैं, बट दे आर द मेन वंस। कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स एक्चुअली ये एक बड़ा ही कह सकते हैं कि बढ़िया तरीके का सिस्टम है जिससे रूरल इकोनॉमी को बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने सुना होगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में, एसएचजी। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते थे कि एक लोकल एरिया के लोग आपस में एक ग्रुप बना के रखते थे और स्मॉल कंट्रीब्यूशन ऑन डेली बेसिस करते थे। अचानक से किसी को इमरजेंसी आ जाती थी कि उसी में से उसको हेल्प कर देते थे, और आफ्टर सम टाइम दैट द पर्सन व्हेन ही इज फाइन ही कैन गिव बैक द अमाउंट। तो उसको आगे चल के स्ट्रक्चर्ड वे में करने के लिए व्हेन द पीपल वर इंक्रीजिंग, तो
तो कोऑपरेटिव बैंक्स का डेवलपमेंट हुआ, और अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करा के कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए। ये वहीं के लोकल एरिया के लोग, एक पर्टिकुलर एरिया के लोग ही इसको मैनेज करते हैं, ठीक है। बट स्टिल इट्स रेगुलेशन इज, it is a bank, its regulation is under RBI, okay. Now regional rural banks जो हैं ये एक स्पेशल काइंड ऑफ बैंक्स हैं जो कि गांव के डेवलपमेंट के लिए बने, और इनका जो अथॉरिटी है वो है नाबार्ड। वो नाबार्ड हमारे आरआरबीज को रेगुलेट करता है, क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो वास्ट सेक्टर वी हैव इन दी रूरल सेक्टर, तो इनके डेवलपमेंट के लिए आरआरबीज बने। स्मॉल फाइनेंस एंड पेमेंट बैंक्स ये रिसेंट के हैं। इन्होंने कहा कि भाई हाउ वी कैन रीच मोर पीपल टू हैव मोर फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो स्मॉल एंड फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट्स बैंक की एस्टैब्लिशमेंट हुए। इसमें कंडीशंस हैं कि भाई इनफैक्ट एन एंटिटी हैविंग more than 10 years of experience in dealing with the customers in terms of any kind of financial system can avail this opportunity, ठीक है। तो इसके थोड़े से टर्म्स एंड कंडीशन डिफरेंट है। we will discuss this in detail about small finance and payment bank. It's an important topic, okay. Now moving ahead, important banking milestones. Again a quick revision, you may go through with the dates, ठीक है। वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि भाई हमारा पंजाब नेशनल बैंक जो है वो 1969 वाले फेज में नेशनलाइज हुआ था, और लाला लाजपत राय वॉज एसोसिएटेड विद दिस बैंक। इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है, लेकिन इसके लिए एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात ये है कि दिस वाज द ओल्डेस्ट इंडियन ओन्ड कमर्शियल बैंक। ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है, द ओल्डेस्ट इंडियन ओन्ड कमर्शियल बैंक इज पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट 1894। नाउ इलाहाबाद बैंक, अक्सर इन दोनों में कंफ्यूजन आता है, इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया। भाई ग्रुप ऑफ यूरोपियंस वर द फाउंडर्स, तो इसलिए कि अगर आपसे बोला जाए ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इलाहाबाद बैंक, बट ओल्डेस्ट इंडियन ओन्ड पब्लिक सेक्टर बैंक पंजाब नेशनल बैंक, तो यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बात है, ओल्डेस्ट सर्वाइविंग बैंक ऑफ इंडिया इज इलाहाबाद बैंक, ओके। चलिए अब ये कुछ हेडक्वार्टर्स हैं, पूछा जाता है 1 नंबर का क्वेश्चन, बच्चों को यहाँ पे थोड़ा सा डायलेमा रहता है। मैक्सिमम मुंबई में है, न्यू दिल्ली में है, एक गुजरात में है, चेन्नई में है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का स्पेसिफिकली पुणे में है, तो ये पूछा जाता है। आगे देखते हैं, पंजाब एंड सिंध न्यू दिल्ली में है, पंजाब नेशनल बैंक का भी न्यू दिल्ली में है, तो आप ऐसे को रिलेट करके याद कर सकते हैं। बंधन बैंक का कोलकाता में है, फेडरल का अलुवा केरला में है, बाकी मैक्सिमम आपके मुंबई में। यूको का कोलकाता में है, तो यूको और बंधन, ठीक है, ये हमारे कोलकाता में है। आगे देखते हैं, आप आराम से इसमें से नोट भी कर सकते हो, अपनी कॉपी में लिखेंगे तो याद रहेगा। टैगलाइंस आती हैं, एक टैगलाइन हर बार आती है, तो थोड़ा सा आप इनको याद करने के लिए थोड़ा फोकस करना पड़ता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंकर टू एवरी इंडियन। भाई आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हर इंडियन का बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, तो बैंकर टू एवरी इंडियन, तो ये आपको याद रखने में हेल्प करेगा। पंजाब नेशनल बैंक, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। द नेम यू कैन बैंक अपॉन से मतलब है कि आप इन पे भरोसा कर सकते हैं, पंजाबियों पे आप भरोसा कर सकते हैं। प्लीज ट्रस्ट पीपल, बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द ट्रस्ट। बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा गुजरात में, आजकल गुजरात इज our prime minister Mr. Narendra Modi is going abroad international, so you can correlate India's international bank. Canara Bank, together we can word यहाँ पे आ रहा है, और yes, if we will work together, yes, together we can for Canara Bank. Next is Union Bank of India. We always try to make union of good people around us, so good people to bank with is Union Bank of India. Bank of India relationship beyond banking,
in India, the business and everything depends on relationship. So you can correlate this thing in Bank of India. If it is a Bank of India, relationship matters. Relationship beyond banking. So these words can help you memorize and make memory tips so that at the time of examination you can recall these taglines. Okay, these are the tricks you must use to memorize these taglines. Indian बैंक, योर ओन बैंक. इंडिया है, हमारा है, योर ओन बैंक. बैंक ऑफ महाराष्ट्र, वन फैमिली वन बैंक. भाई वन फैमिली वन बैंक, एक ही फैमिली और उन्हीं का बैंक. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल टू यू सिंस 1911. भाई सेंट्रल से सेंट्रल आ गया. जनरली ऐसे जिसके बहुत इजीली आ जाते हैं याद, मतलब उससे जैसे वर्ड उसमें होता है, तो समटाइम्स ऐसे टैगलाइंस नहीं आते जिसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो टैगलाइंस आते हैं. जैसे मैं आपको एंड में बताऊंगा कि कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यूको बैंक ऑनर्स योर ट्रस्ट. ऑनर्स योर ट्रस्ट. अब यूको, ये जो यू है हमारा वॉवल है, और आप जानते हैं ये एच वॉवल नहीं है, लेकिन इसके आगे एन ही लगेगा. ठीक है, वो आगे बढ़ गया लग रहा है. हाँ, ये ऑनर्स योर ट्रस्ट. ठीक है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इंडियन ओवरसीज बैंक, गुड पीपल टू ग्रो विद. भाई बचपन से हमारा सपना होता है हम विदेश जाएं, ओवरसीज जाएं, वहां जाके हम पले और बड़े हों. तो ओवरसीज गुड पीपल हमें मन में रहता है, वहां लोग बहुत अच्छे होते हैं, बड़े अच्छे लोग होते हैं. तो गुड पीपल टू ग्रो विद फॉर ओवरसीज. पंजाब एंड सिंध बैंक, भाई आपको पंजाब एंड सिंध बैंक से आप बस एक याद रख लीजिए कि भाई इन गुरुद्वाराज दे ऑफर अ वेरी ब्यूटिफुल सर्विस. मीन्स लंगर मिलता है, तो वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ. जिंदगी जीने का तरीका ही अलग है. ठीक है. पंजाब एंड सिंध बैंक. एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस. सॉरी, मैंने आपको ये क्वेश्चन भी दिया था लेकिन मैंने बता दिया. हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन. भाई हर इंसान का की दुनिया उसका घर होता है, तो हाउसिंग, और एचडीएफसी ये बात समझता है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, आपकी दुनिया समझने वाला एचडीएफसी. आईसीआईसीआई, हम हैं ना. भाई मैं हूं ना सुना था, हम हैं ना. आईसीआईसीआई, ख्याल आपका. ये दो टैगलाइंस हैं. एक्सिस बैंक, बढ़ती का नाम जिंदगी, दिल से ओपन. दिल से ओपन लेटेस्ट टैगलाइन है, वो मैंने यहाँ लिखी नहीं है. दिल से ओपन, आप उसको याद रख लीजिए. कोटक महिंद्रा, लेट्स मेक मनी सिंपल. कोटक महिंद्रा से वो मनी को बहुत सिंपल बनाते हैं. आईडीबीआई बैंक, बैंकिंग फॉर ऑल, इसका भी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंकिंग ऑफ इंडिया. यस बैंक, एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज. अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा एक्सपर्ट बंदा होता है, हम उसी की बात मानते हैं. से यस सर, आई विल डू इट. यस बैंक, एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज. इंडस्ट्रियल बैंक, वी मेक यू फील रिचर. इंडस्ट्रीज लगा के हम, वी कैन ग्रो रिच, वी मेक यू फील रिचर. फेडरल बैंक, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर. फेडरल मीन्स the apex, the आप हमेशा you want to make the best person as your partner, so Federal Bank is your perfect banking partner. RBI बैंक, अपनों का बैंक. IDFC, always you first. So IDBI and IDFC, again there is a, I would request you to comment in about the full form of IDFC and IDBI. Yes, this is for you. You can note down specifically if you wish. These are the important ones. Punjab National Bank. Okay. Punjab and Sindh Bank was also important. It is also important. Canara, Together We Can, Bank of Baroda, India's international bank. Try to memorize recall the things which I have told you to while discussing these taglines. Good people to bank with, good people to grow with. Okay. ठीक है. तो there is a confusing, good people to grow with, good people to bank with. Now I have already discussed with you the saving accounts. देखिए, savings account for those which people who have to do minimum number of transaction in a month, and there's a limit for a saving banks account transaction. If you'll do more transaction than a particular limit,
you will bank will charge you some amount of money. ठीक है, तो जनरली स्मॉल बिजनेसमैन, हाउस होल्ड वर्कर्स या हाउस होल्ड हाउस वाइफ्स ऑल लुक फॉर सेविंग बैंक अकाउंट. इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, you don't have to pay much charge, but there are private banks who also take some charge on it. Current checking account या current account for businessmen who have to do frequent transaction, बहुत सारे transactions करने होते हैं, तो ये बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या बिजनेस के लिए करंट अकाउंट रहता है. फिक्स डिपॉजिट मैंने आपको बताया था कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है और ये एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, मोर देन, एज पर जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना ज़्यादा इंटरेस्ट आपको अर्न होगा. रिकरिंग डिपॉजिट, it comes like banks ask you to deposit at a particular interval. It could be 1 month, it could be quarterly, it could be half yearly. So these are the things. Banking products and services, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्लास्टिक मनी के नाम से आप सबके घर में ये सारी चीज़ें होंगी, आप लोग उससे शॉपिंग भी करते होंगे और बाद में एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद आप इसको पे भी करते हैं. प्रीपेड कार्ड जस्ट लाइक वॉलेट्स, लोन एंड क्रेडिट फैसिलिटीज़, तो ये फैसिलिटीज़ हमें बैंक देता है. मेडिकल इमरजेंसी के लिए हमें इंश्योरेंस भी देता है. अब बैंक जब इंश्योरेंस देता है उसे बैंक का इंश्योरेंस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? बैंक का इंश्योरेंस. अभी आएगा इसमें. होम लोन और मॉर्गेज लोन की बात करते हैं, ये लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं. ऑटो लोन भी मिलता है. नाउ यू कैन थिंक ऑफ एनीथिंग, बैंक इज रेडी टू गिव यू लोन ऑन दैट. इफ इन इंटरव्यू इफ इट इज आस्क्ड टू यू, बैंकिंग किस चीजों पे लोन देता है, द बेस्ट आंसर you can give is sir anything you can think of. ठीक है, चलिए. ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट. ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट फैसिलिटी होती है कि आप अपने करंट अकाउंट में एक पर्टिकुलर आपका जितना अमाउंट है उससे भी ज़्यादा आपकी अच्छे बिहेवियर और अच्छे क्रेडिट स्कोर के बेसिस पे बैंक आपको एक लिमिट इंक्रीज कर देती है, आइदर ऑन सम एसेट बेसिस और योर गुडविल, कि यू कैन ऑलवेज अवेल अ सम पर्टिकुलर अमाउंट इन योर बैंक अकाउंट and you can withdraw that money through check. So overdraft say you can do the transaction for check, and for that excess amount only the interest will be charged, because the bank का business है वो interest भी है, उसे भी अपना business increase करना है, तो new techniques and new facilities are coming. Cash credit, you can also withdraw cash as well. Okay. इन्वेस्टमेंट, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स, इंश्योरेंस, ये मैंने आपको बताया. बैंक का इंश्योरेंस लिख लीजिए, स्पेलिंग ध्यान से लिख लीजिएगा, मेरे से कई बार गलती हो जाती है स्पेलिंग लिखने में. रिटेल बैंकिंग के अंडर में आते हैं. जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं दे आर एक्चुअली द रिटेल बैंकर्स. ठीक है. म्यूचुअल फंड्स, भाई क्रॉस सेलिंग करके वो म्यूचुअल फंड्स, ये न्यू टेक्निक्स इन्वेस्टमेंट के हमारे पास ये सारी नई चीजें, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, इंश्योरेंस हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आर बीइंग डन एट द रिटेल बैंकिंग. जो हमारे बैंक के टेलर काउंटर के थ्रू जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, दैट ऑल कम्स इन द रिटेल बैंकिंग. एंड द कमर्शियल बैंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक दैट focuses on the retail banking. Okay. Now there's a financial instrument. Check is a very important tool that we use for doing the transaction nowadays, because it is one of the easiest way. Now internet banking is there, but still some there are old businessmen who still rely on checks. Okay. So the check is like bearer check. The difference on the bearer check is there is no name mentioned in the check. Anyone who will write the name can encash it over the counter. तो ये सबसे मोस्ट डेंजरस चेक होता है. तो बेरर चेक लेके आप कभी भी ना जाएं. भाई पता चला जेब से गिर गया, किसी ने उठा लिया, तो उसने वो जाके रिलीज करा लिया, फिर आप क्लेम नहीं कर पाएंगे. ठीक. ऑर्डर चेक, पर्टिकुलर नेम मेंशन हो जाता है, उसी व्यक्ति को और उसी अकाउंट में पैसा जाएगा, तो वी मेंशन द नेम बाय ऑर्डर. ओके. क्रॉस चेक इज एक्चुअली द अकाउंट पे चेक. क्रॉस चेक और अकाउंट पे चेक सेम है. क्रॉस चेक में वी जस्ट पुट 2 lines, and account pay check we also put 2 lines, and
we write that the name of the account pay between the two parallel lines. ठीक है, तो इसको account pay check कहते हैं. It's highly secured. Always go for this. टाइम बेस्ड चेक लाइक पोस्ट डेटेड चेक्स रहते हैं कि हम एक पर्टिकुलर फर्दर डेट का चेक दे देते हैं. जैसे मान लीजिए हमें ईएमआई पे कर रहे हैं, ईएमआई इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, इक्वेटेड, इक्वली नहीं है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, तो उसमें ये पोस्ट डेटेड चेक्स बहुत आते हैं. स्टेल चेक लाइक द वैलिडिटी ऑफ द चेक इज जस्ट 3 months. इफ द डेट on the check has passed 3 months, then it will be dishonored. Dishonored means bank will not accept the check. Okay, there are various other conditions bank will not accept the check. For example, sign mismatch, the amount mismatch, stale check और mutilated check, मतलब वो थोड़ा सा खराब हो गया है या torn हो गया है, तो these checks are also not accepted and they are dishonored. स्पेशल पर्पस चेक, सेल्फ चेक, हम लोग बैंक में जब जाते हैं खुद पैसा विड्रॉ करने तो सेल्फ, और अगर आप बैंक को पे करना चाहते हैं अपने चेक से तो पे योर सेल्फ. ठीक है, जहाँ पे ऊपर लिखा होता है. एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है जो आपको, अच्छा बैंकर चेक्स क्या होता है कि व्हेन बैंक इज गोइंग टू पे ऑन योर बिहाफ, सो बैंक्स गिव यू दिस पर्टिकुलर चेक एंड it is a kind of assurance to the third party that you are going to get the payment for sure, and bank takes this liability. Okay, now traveler checks, like for example you have to move from one place to another place with huge amount of money, तो आपको पैसा लेके जाने की जगह आप चेक ले जा सकते हैं. ठीक है, चेक आप मोजे में रख लीजिए, चुपचाप चले जाइए, खतरनाक गली से आपको जाना है, आप पूरी अटैची लेके जाएंगे तो कोई ना कोई आपको देख लेगा, चेक ले जाइए, तो उसके लिए ट्रैवलर्स चेक. ठीक, आगे देखते हैं. हाँ, ये एक बड़ा अच्छा है और कंफ्यूजिंग पॉइंट रहता है ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई चेक में. ड्रॉवर कौन है, ड्रॉई कौन है, पेई कौन है? पहले तो मैं आपको बता दूं, जो पैसा रिसीव करता है वो ही पेई होता है, वरना हमको लगता है जो पे करता है वो पेई होता है. तो द पर्सन हु इज एक्चुअली रिसीविंग, जिसका ऊपर नाम लिखा हुआ है, वो पेई है. और ड्रॉवर जो हमारा होता है जो साइन करता है, मतलब आप जिसको चेक, आप चेक साइन कर रहे हैं तो आप ड्रॉवर हो, और ड्रॉई हमेशा बैंक रहता है. तो देयर आर 3 पार्टीज इन्वॉल्व इन द चेक, तो ये 3 हो गए. सो अगर आपको आज का हमारा बैंकिंग का जो चैप्टर है हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें बताइएगा, और हम नेक्स्ट चैप्टर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के साथ जल्द से जल्द आपके पास आएंगे. और साथ साथ करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे ये टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को, और प्लस इसको सब्सक्राइब कर लीजिए. इसको सब्सक्राइब करेंगे हम, इनके कमेंट सेक्शन में आपसे कनेक्ट हो जाएंगे. तो भाई वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद यू, तो आपसे बस ये है कि हम लोग बैंकिंग के एग्जाम तक कोशिश पूरी ये करेंगे कि आप सबको जीए दोबारा ना पढ़नी पड़े, और आपके लिए जीए एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाए. ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच माय डियर चिल्ड्रन, बाय बाय.